नूर का लेवल अलग ही था। नूर बहुत प्यार से कर रही थी, जैसे थोड़ा थोड़ा करके खा जाएगी, और नूर बड़े आराम से अंदर बाहर कर रही थी, जैसे देख रही हो कितनी देर तक मैं इसके सामने टिक सकता हूँ। लेकिन इसको इल्म नहीं था कि किसके साथ खेल खेल रही है, जिसने शहर की माँ जैसों की होश उड़ा दिए थे। लेकिन मैं आंखें बंद किए मजे ले रहा था और नूर के सर को दबा रहा था। नूर बोली, लाला ये पूरा मैं निगल नहीं सकती, मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ। मैं बोलने लगा, पायल तो पूरा निगल चुकी है। लेकिन बस पायल ही मुंह में निगलने लगा था तो होश आ गया। मैंने फौरन आंखें खोल दी कि आज गड़बड़ हो जानी थी। नूर मजे से लॉलीपॉप वाला काम कर रही थी। मैं आंखें खोले नूर को देख रहा था, जो बड़े मजे से छोटू मियाँ के साथ खेल रही थी, और अब इसने लॉलीपॉप वाले काम के साथ साथ जामनों से भी शुरू कर दिया था। आखिरकार नूर ने मुझे अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया, और मैंने नूर के सर को पकड़ के दबाया तो नूर समझ गई, और मेरी ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई। और जब सारा माल नूर ने पी लिया तो मेरे पास, जो कि मेरे पाँव में ही था, उठाकर ऊपर कर दिया, और फिर दोनों सुकून की वादियों में गए। सुबह मुझे सवेरा ने आकर उठाया। रात वाला खुमार अभी भी मेरी आंखों में था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैंने कोई हसीन ख्वाब देखा है। नूर का मुंह अभी भी नीचे महसूस कर रहा था। सवेरा मुझे जगाकर नाश्ता लेने किचन में चली गई। मैं उठकर वॉशरूम में नहाने घुस गया। नहाकर बाहर आया तो सवेरा नाश्ता ले आई थी। मैंने इससे नूर का पूछा तो बोली, लाला नूर तो कब की चले गई, गुड़िया लेने आई थी, इसको हवेली में कोई काम था। मैंने कहा, तो मुझे क्यों नहीं जगाया, तुमको पता है ना वो मेरे साथ भी जाती है। सवेरा बोली, नूर ने खुद ही मना किया था, अभी तुमको ना जगाऊं। तो मैंने जल्दी से नाश्ता खत्म किया, फिर अपनी गोली खाई। इसके बाद हवेली की तरफ चल दिया। आज मैंने सरदार से पैसे भी लेने थे अपने कमरे के लिए, और जरवा से भी कुछ मदद लेनी थी। तो पहले मैं हवेली पहुंचकर सीधा सरदार के पास चला गया, जो मुझे अपने कमरे में मिल गया। सरदार बोला, क्या बात है, आज सुबह सुबह यहाँ आ गए, मेरे पास कुछ काम है क्या? मैंने कहा, जी सरदार, काम ही है, जभी तो सीधा यहाँ आ गया। बात यह है कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है। तो सरदार बोला, यार है तू अपना, बोल क्या मदद चाहिए मेरी? मैंने कहा, सरदार मैं अपने लिए एक अलग कमरा बनवाना चाहता हूँ, जिसके लिए अगर मुझे पैसे कुछ उधार मिल जाए तो मैं आज ही काम शुरू करवा दूंगा, और वो पैसे थोड़े थोड़े करके अदा भी कर दूंगा। तो सरदार ने कहा, यारों के साथ मैं हिसाब नहीं रखता, और फिर खुशी खुशी मुझे 50,000 रुपये दे दिए। साथ में ये भी बोला, और चाहिए हो तो मांग लेना। मैं जी अच्छा जी कहता पैसे लेकर खेतों की तरफ चला गया। रास्ते में ही जरवा मुझे मिल गई, इससे भी मुझे काफी पैसे मिल गए। अब मुझे और काम तो नहीं था, इसलिए पैसे लेकर शहर की जानिब रवाना हो गया। वहां पहुंचकर एक मिस्त्री से बातचीत करके इसके कहने पर सामान की गाड़ी भरवा के अपने घर आ गया। मेरे पीछे मिस्त्री भी मजदूर लेकर पहुंचा, जिसके बाद खुदाई का काम शुरू कर दिया गया। 2 घंटे बाद मुझे सरदार का फोन आ गया। मुझे हवेली पहुंचने को बोला। कॉल काट कर अब्बू को बताकर इसको वही मजदूरों के पास खड़ा करके खुद हवेली चला गया, और सीधा सरदार के कमरे में पहुंचकर इसको सलाम किया। तो सरदार बोला, यास्मीन को फिर से डॉक्टरनी ने बुलवाया है, तुम इसको ले जाओ, बड़ा तंग कर रही है। मैं वहां से जी अच्छा कहता निकला, सीधा यास्मीन के पास चला गया, जो पहले से तैयार बैठी हुई थी। मुझे देखा तो कहा, तुम गाड़ी निकालो, हम आ रहे हैं। मैंने जाकर गाड़ी निकाली, तब तक वो दोनों भी आ गई।
तो मैं गाड़ी लेकर शहर की तरफ चल दिया। कल की तरह आज भी दोनों ने बुर्का उतार फेंका। यास्मीन ने सुर्ख रंग की शलवार कमीज पहनी हुई थी, जिसमें वो आज जुल्म ढा रही थी। साथ हल्का सा मेकअप भी कमाल का किया हुआ था और शीना ने आसमानी रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। मगर आज शीना की आंखों में एक अजीब सी चमक मुझे नजर आई। वो कुछ शर्मा भी रही थी, जैसे मेरी मंगेतर हो। ऐसा ही हाल यास्मीन का भी था। यास्मीन बोली, गाड़ी थोड़ा आराम से चलाओ, जल्दी किस बात की है? और हमारी बात जरा ध्यान से सुनना। और ये गाने बंद कर दो जो मैंने ही चला दिए थे। पहले तो मैंने गाना बंद किया, फिर बोला आप हुक्म करो, मैं सुन रहा हूँ। यास्मीन ने बोलना शुरू किया, तुम तो जानते हो हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, मगर सरदार से मुझे ना ही शीना को बच्चा हो रहा। हमने हर तरह से कोशिश कर ली, मगर खराबी हम में नहीं, दोनों सरदारों में है। अब ये बात वो कभी नहीं मानेंगे, ना इनकी माँ ये बात मानने को तैयार होगी। इस बात की वजह से हमारा घर उजड़ जाएगा। सरदारनी की बात कल तुमने सुन ली थी। मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। तो यास्मीन बोली, इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। मैंने कहा, कैसा आइडिया? तो वो बोली, अगर तुम हमारा साथ दो और राजदार बनो तो हमारा घर उजड़ने से बच जाएगा। मैं बोला, हुक्म करो, मुझे क्या करना होगा, साफ साफ बोलो। तो यास्मीन झिझकते हुए बोली, देखो हमें गलत मत समझना, ये हमारी मजबूरी है, शौक नहीं। हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं। इस बात को लेकर सारी रात हम सो नहीं पाए। शीना तंग आकर बीच में बोली, बात को इतना घुमा फिरा कर क्यों बोल रही है? यास्मीन, जो बोलना है बोल डाल। शीना ही बोल पड़ी, बात ये है, हमें तुमसे बच्चा चाहिए, जिसकी हम तुम्हें अच्छी खासी कीमत भी देंगे, मगर भूल कर भी ये बात अपनी जुबान पर मत लाना। ये बात और हमसे इस बात का मुर्दों वाला वादा करना होगा। मैं तो ये बात सुनकर खुशी से झूम उठा, मगर खुद पर काबू रखकर ऐसा जाहिर किया जैसे मेरे लिए कोई बात ही ना हो। दिल ही दिल में सोचा, अच्छा मौका मिल रहा सरदार से बदला लेने का। जब आम खुद गिरने को तैयार है मेरी झोली में, तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? और अगर यास्मीन इसके साथ शीना भी मेरी दासी बन गई, तो इनकी मदद से सरदार की माँ का भी ऐसा दरवाजा पेंट करूंगा कि 7 पुश्तें याद रखेंगी। जब यास्मीन ने मुझे खामोश सोचों में गुम देखा, तो बोली, देखो हमारे पास तुम्हारे सिवा और कोई नहीं जिससे हम कह सकें। ये बोलते हुए मेरे आगे नोटों की 2 गड्डियां रख दी। शायना अभी रख लो और ये तुमको और मिल जाएंगी। मैंने कहा बरी, फिर बोला, ठीक है, मुझे ये सौदा मंजूर है। मैं वादा करता हूँ कभी भी किसी को नहीं पता चलेगा। मगर ये बोलकर मैं खामोश हो गया। तो यास्मीन बोली, मगर क्या? मैं बोला, अगर सरदार को पता चला तो वो मुझे मरवा देगा। तो शीना बोली, इसको कौन बताएगा? ये बात हम तीनों के बीच रहेगी, और बच्चा होने के बाद तो वैसे भी हम खुद दूर हो जाएंगे। तो मैं फिर से बोला, एक बात और, वो ये कि एक बार तुम्हें बच्चा नहीं होगा, इसलिए तो काफी बार करना पड़ेगा। तो शीना बोली, क्या करना पड़ेगा, साफ साफ बोलो। मैं झिझकते हुए बोला, बार बार तुम्हारी मारनी पड़ेगी। तो दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। और दूसरी बात, सब कैसे और कहाँ होगा? तो शीना बोली, ये तुम हम पे छोड़ दो, हम हवेली में ही इसका बंदोबस्त कर लेंगे। तुम बस हम दोनों को माँ बना दो, हम तुमको खुश कर देंगी। तुम दोनों की तो मैं ऐसी चुकाई करूंगा जो आज तक किसी ने किसी की नहीं की होगी। अब तो मुझे मौका मिला है अपना बदला लेने का। मैंने दिल में सोचा, फिर कुछ सोच कर बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ इस काम के लिए, जब तुम कहोगी मैं आ जाऊंगा। तो यास्मीन बोली, जब क्या? कहीं भी? तो यास्मीन बोली, जब क्या?
कहीं आज अभी इसी वक्त करना है। तो मैं हैरान इसका मुंह देखने लगा। तब तक हम शहर पहुंच गए थे। मैं अस्पताल की तरफ जाने लगा तो यास्मीन ने मुझे रोक दिया, कहा यहाँ नहीं किसी और जगह जाना है। तो मैं बोला कहाँ जाना है? यास्मीन ने मुझे पापोश नगर जाने को कहा। तो मैंने गाड़ी इसी इलाके के जानिब दौड़ा दी। वहां पहुंचे तो यास्मीन ने एक बंगले के सामने गाड़ी रोकने को कहा। बंगला काफी अच्छा बना हुआ था, ऐसे लग रहा था कोई महल हो। तो मैं देखकर हैरान रह गया था। यास्मीन ने मुझे गेट की चाबी दी, कहा गेट खोलकर गाड़ी अंदर ले लो। मैंने गेट खोला और गाड़ी अंदर ले गया। फिर वापस आकर गेट बंद करके देखा तो वो दोनों बंगले में अंदर जा रही थी। मैं वहीं रुक गया तो यास्मीन बोली, तुम भी अंदर आओ, तुम वहां क्या कर रहे हो? तो मैं भी अंदर चला गया। अंदर जाते ही मुंह फाड़े इधर उधर देखने लग गया। शानदार घर था, गांव के कच्चे मकानात तो मुझे खंडर लग रहे थे। बंगला अंदर से पूरा खाली था, मतलब यहाँ कोई रहता भी नहीं। मैंने पूछा, यास्मीन बोली, यहाँ कोई नहीं रहता, ये मेरे भाई ने मेरे लिए बनवाया था, मगर मेरी शादी हो गई तो ये ऐसा ही पड़ा रहता है। अब अंदर चलो। कमरे में हम तीनों अफराद एक कमरे में गए, जहाँ फर्श पर कालीन बिछा हुआ था। इस पर एक मोटा गद्दा, 4 तकिए रखे हुए थे। हम बैठे तो यास्मीन बोली, पहले कौन आए? तो मैंने शीना की तरफ इशारा कर दिया तो शीना शर्मा कर बोली, भाभी पहले तुम बड़ी हो तो पहला हक तुम्हारा है। शीना काफी शर्मा रही थी, इसने यास्मीन को आगे कर दिया तो यास्मीन मेरे करीब होकर बैठ गई, मेरा गिरेबान पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया और फ्रेंच वाला काम करने लगी। इसकी बेबाकी देखकर मैं हैरान रह गया, मगर मैं भी कहाँ पीछे रहने वाला था। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।